वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ये इसकी दूसरी कविता है, भूख मुक्ति की आकांक्षा रहा निकलेगी। इसके लेखक है सर्वेश्वर सक्सेना। सर्वेश्वर ने जिस समय लिखना आरंभ किया वह समय हिंदी कविता के क्षेत्र में विचार कविता के आरंभ का समय था। कविता के इसी आरंभिक दौर से लेकर तत्रोत्तरी काल तक सक्सेना हिंदी के क्षेत्र खर्च हुए। उनके अनेक काव्य संग्रह सामने आए। काट की घटिया, बांस का पुल। सर्वेश्वर की आरंभिक कविताओं में कविता की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। उनकी कविताओं में सुख दुख की अभिव्यक्ति मिलती है, सामाजिक अर्थ का चित्रण मिलता है। काव्य वस्तु की दृष्टि से सर्वेश्वर की अधिकांश कविताएं सामाजिक छंद से जुड़ी हैं। सर्वेश्वर ने छंद से दूर रहकर ही अपनी कविताएं लिखी हैं। सपाट बातचीत से लहजाते में लिखी गई इन कविताओं में गद्य का सा अभ्यास मिलता है। भूख कविता का प्रतिपाद। यह कविता सर्वेश्वर सक्सेना के जंगल का दर्द नामक कविता संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है? जंगल का दर्द। इस संग्रह की कविताओं में आरंभिक संकलनों गांठ की घटिया तक बांस का पुल की कविता की अपेक्षा अधिक गंभीरता मिलती है। सर्वेश्वर ने अपनी पूरी काव्य यात्रा के दौरान प्रकृति को आधार बनाकर कविताएं लिखी है। भूख और उसकी खातिर संघर्ष, जीवन की वास्तविकता और सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और सियासी दावपेच के तत्व इस भूख जैसी तिहली की आवश्यकता को अलग अलग रूप दे देते हैं। सर्वेश्वर का मुख्य चिंता मनुष्य की इस आवश्यकता भूख के पूरा होने के बारे में है तथा कहीं भी मनुष्य अपनी भूख के लिए अपनी मनुष्यता को खोकर स्वार्थी पशु हुआ नहीं दिखता और ना ही दूसरे का निवाला छीनकर अपराध और पतन की ओर प्रवृत्त होता है, बल्कि अपने ईमानदार श्रम, थकान और संघर्ष के बल पर ही न्यूनतम इच्छाओं को पूरा करता हुआ हर आदमी और हर प्राणी वास्तविकता प्रतीक बन जाता है। ईमानदारी को सदस्य संघर्ष को ताकत दे सकती है और दिशाहीनता व नकारात्मकता से बचा सकती है। इसी को कवि ने इस कविता में चित्रित किया है। जब भी दिखने लगता है प्रसंग, ये इसकी एक पंक्ति दे रखी है और इसका प्रसंग है। प्रस्तुत कविता की सीमित व्यक्ति सामाजिक यथार्थ के असली रूप की ओर संकेत। वहाँ मनुष्य वही भी दयनीय या असहाय बनकर नहीं आता, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर जीवन संघर्षों की ओर प्रेरित होता है। ऐसे मनुष्य की जीवन के प्रति आस्था है। व्याख्या भूख, तृप्ति और उससे लड़ने को जो भी अपने पर खड़ा होता है वह सर्वहारा वर्ग या जो भी मजदूर दिन रात कार्य के लिए संघर्षरत वो है और अपनी ईमानदार मेहनत के बल पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रियाशील है। भूख रोटी के अभावों की लड़ाई लड़ते अभिशप्त आदमी का संयम और प्रयास ही इसे इस स्थिति में पाते हैं। ऐसे इंसान ही दृश्य को जन्म देते हैं। विशेष सर्वेश्वर की इस कविता की इन चार पंक्तियाँ की विशेषता इनकी संवेदनशीलता में है। इन पंक्तियों में साधारण शब्द अभिव्यक्त करते हैं भूख जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भ्रष्ट, बेईमानी हुए बिना से अमित प्रयास करता हुआ आदमी है। ऐसे अभिशप्त समाज वहाँ लोगों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। वहाँ भी अपनी निजी भूख की लड़ाई में जो समाज अपनी ईमानदारी और
मायूसी को बचाए रखकर अपने बल पर संघर्षरत है, उसकी पहचान यह कविता अत्यंत साधारण धूरे शब्दों में कराती है और साथ ही बेईमान लक्ष्य भट्ट वर्ग की बदरंग बदरूप अनैतिक आर्थिक स्थिति को दिखाती है। झटपटाता दिखने लगता है। इसकी पंक्ति है, प्रसंग जंगल समाज में स्वयं को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील हर प्राणी है। सामाजिक विषय वस्तु की इस कविता में प्रकृति के उपमान इन पंक्तियों में आए हैं। वाक्य प्रकृति को चित्रित करते हुए सर्वेश्वर क्षण भुगरे छटपटाते हुए बाज फन उठाए हुए सांप अपने दो पैरों के बल पर खड़े होकर कांटों के पत्तियां खाती बकरी और ढाल पर उल्टे लटककर फल कुर्ते खाने का प्रयास करते तोते का भीम उभारता है, जिनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और समस्या भरपेट खाने की और बीमारी आदि की है। वे बेईमानी के साथ संघर्षशील है, गलत राहों पर भटके बिना भूख की लड़ाई के लिए शर्म किया जाता है। तथापि जंगल समाज की वास्तविकता स्थिति यह है कि यहाँ भूख जितना बड़ा सच है, उससे बड़ा सच उससे जन्म देने वाली अनैतिकता कमाई भी है। सामाजिक विषमता और कृतियों को बनाए रखने वाली ऊपरी कमाई की भूख भी थी। ऐसे में अपने को बचाए रखने वाला नीचे श्रमशील मेहनत का व्यक्ति दिखता है। विशेष या प्राकृतिक सर्वेश्वर का यथार्थ बोध से अलग है। मानसिक मुद्दे से जुड़ी इस कविता के अर्थ पाठक की चेतना को महसूस करते हैं। इन संक्षिप्त पंक्तियों की भाषा भी सपाट कर्कश है। राह निकलेगी कविता का प्रतिपाद्य यह कविता भी जंगल का दर्द नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में सही राह की तलाश में लोगों को दिल से उभारता है। इस कविता में जीवन के डर स्तर पर अस्वरवादी की चट्टान में से राह की तलाश का संकल्प अभिव्यक्ति हुआ है। इन चट्टानों से पैदा हुए वादों और समस्याओं से जूझते हुए समूह की मायूसी को कवि ने पहचाना है। अन्य समाज में रहकर भी अजनबी है या फिर अस्तित्व को ही गवा बैठा है, फिर भी सर्वेश्वर को लगता है कि जीवनगत विसंगतियों को झेल रहे उसके जैसे अनेक मुक्कुक बुलाते लोग मिलकर पलायन और अस्तित्व विहीनता से बचने की राह निकाल सकते हैं। इस जाओगे प्रसंग सर्वेश्वर ने प्रस्तुत कविता में राह वतनी प्राकृतिक से संबंध साधा है। उन्हें प्राकृतिक संदेश देती है कि सबको अपनी राह अपने आप बनानी पड़ती है। व्याख्या सर्वेश्वर ने सक्सेना के अनुसार जिसके भीतर की समस्या के प्रति जागरूकता की रोशनी जल उठेगी, यह जागरूकता ही उस पर जूझने की निर्भीकता दे सकती है। अन्याय शक्तियों के द्वारा पैदा किए गए संकेतों का प्रतिकार करने के लिए यह नियतता आवश्यक है। कवि के अनुसार ऐसे है अन्यायी के द्वारा पीठ पर रखा हुआ छुआ भी प्रोत्साहित कर जाता है, अर्थात अन्याय शक्तियों के द्वारा पीठ पर रखे छुए जैसी उत्पीड़न भी ऐसे आदमी की निक्रिय नहीं बनाना पाता। अपने चरित्र तेज से ऐसा व्यक्तित्व नष्ट होने की वजह बढ़ जाता है। विशेष इस कविता में कवि निकृत खेमों के डरावने रूप की ओर संकेत किया है, लेकिन उसे मजदूर को हारने की बजाय कर्म और उद्बोधन दिया है। उस निश्चय इस
पंक्तियों में कवि ने जंगल समाज का विरोध करने के लिए अपने जैसों का गठन करने का आह्वान किया है। ये पंक्तियाँ क्रांति का बोध कराती है। व्याख्या के अनुसार विपत्ति में भी अपनी सीमित दृष्टि को बनाए रखने की दाकार है, तभी वह अपने जैसे को देख पहचान या रूबरू हो सकता है। यहाँ कवि ने अनेकों स्रोतों को मिलकर धारा और चट्टानों के बीच से राह निकालने के प्राकृतिक भीम को स्थितियों से जोड़ दिया है। वह पाठक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विपत्तियों, संघर्षों और बाधाओं की चट्टानों के बीच तुम अकेले नहीं हो। लोग स्रोतों की इस तरह धारा बनने को बुला रहे हैं। सामाजिक अर्थ की तंग हाली में उसके जैसे अनेकों को बुला तिलमिला रहे हैं। उन्हें पहचान कर चट्टानों की मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। लेकिन सर्वेश्वर की यह पंक्तियाँ कुछ स्थितियों में मजदूरी का आभास भी कराती है, क्योंकि सामूहिक सामाजिक होकर भी लोग अपने अपने स्वार्थ से जुड़े रहते हैं और भीड़ का मनोविज्ञान हमेशा सही नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है उसका नेतृत्व करने वालों का चरित्र स्वयं कैसा है। इसलिए आख्या को समूह में बदलने के लिए उसके बीच विवेक बोध होना भी जरूरी है, तभी उसकी लो में राह निकल सकती है। मुक्ति की आकांक्षा, ये इसकी लास्ट पंक्ति है। इसे देखते हैं। कविता का प्रतिपाद, ये तो सब में होता है, आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यह कविता सर्वेश्वर के जंगल का दर्द काव्य संकलन में संकलित है। मतलब ये इनका काव्य है, ये उसमें है। इस कविता में जीवन की निरुपायता और बाहरी दुनिया के दबावों के बीच आदमी को चिड़िया के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इस कविता से स्पष्ट है कि सर्वेश्वर चिड़िया को सामाजिक राजनीतिक परिवेश से जोड़कर देखते हैं और स्पष्ट करते हैं कि निरुपायहीन जन भी विरोध करना चाहते हैं। प्रसंग, कवि ने प्रस्तुत कविता में खुद की मनुष्य के रूप में पहचाना बनाने के लिए व्यक्ति की मुक्ति की आकांक्षा को चिड़िया के माध्यम से व्यक्त किया है। व्याख्या, सर्वेश्वर कहते हैं कि पिंजरे के खेमे में बंद चिड़िया को चाहे जितना समझाओ कि पिंजरे के बाहर की दुनिया बहुत निर्म है, तो यह भी पिंजरे में मुक्त होना चाहती है। ठीक इसी तरह मनुष्य मुक्त होना चाहता है। वह पिंजरे के भीतर की मायूसी की स्थिति से बाहर आना चाहता है। पिंजरे से बाहर समुद्र, नदी सब है, लेकिन पानी के लिए स्वयं भटकना, श्रम करना पड़ता है। बाहर दोनों के लिए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बाहर बलियाए का भी डर है, फिर भी चिड़िया पिंजरे से मुक्ति का ही गीत गाती है। इस तरह जिस व्यक्ति में स्वयं गतिशीलता है, वह किसी के आश्रय में बंधन में नहीं जीना चाहता, बल्कि बाहर के जीवन के संघर्षों को समझकर अनदेखी करना चाहता है। अपराधीनताओं का पिंजरा हमें बाहर के आसपास के काट देना चाहता है। उसके प्रयास में उनकी चेतना और जागरूकता शामिल है। जैसे चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलने के लिए हर तरह का जोर लगाती है, पिंजरा टूट जाने या खुले जाने पर उड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने श्रम से ही बंधनों को तोड़ चाहता है। व्यक्ति किसी भी तरह की अपराधीनता से विद्रोह प्रकट करता है। विशेष सर्वेश्वर ने प्रकृति के साधारण आयामों और भ्रम का इस्तेमाल किया है। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।